जय हिंद। वेलकम टू वृंदा क्लासेज। कल किसी कारणवश हमें बीच में क्लास छोड़नी पड़ी थी और कल मैं आपको यहाँ से वापस ही पढ़ा देता हूँ। एक बार मैं पढ़ा तो ये रहा था वो कार्यपालिका की संघ सरकार, लेकिन वापस पढ़ाता हूँ। संघ सरकार भारत के राष्ट्रपति, औपचारिक प्रमुख और तीनों सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। और उनके द्वारा जो कार्यपालिका के प्रमुख है वो किसके द्वारा होते, कौन होता है? प्रधानमंत्री, पीएम। राज्य सरकार में कौन होता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति के अनुसार कौन होता है? राष्ट्रपति के बराबर कौन होता है? राज्यपाल। राज्य सरकार में ये मत बोलना कि ये तीनों सेनाओं के सशस्त्र ये भी होते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके अलावा कार्यपालिका के कार्य, दायित्व और वह विस्तृत सूची क्या है, ज्यादा बड़ी सूची नहीं है, लेकिन मोस्ट आपको समझने के लिए उदाहरण के तौर पर संघ सरकार जिन चीजों का कानून बनाती है वो रक्षा से संबंधित है, विदेशी मामले है, परमाणु ऊर्जा है, संचार एंड टेक्नोलॉजी है, मुद्रा पैसे से छापने संबंधित है, अंतर्राज्यीय वाणिज्य व्यापार से है, देश की शिक्षा से, राष्ट्रीय नीतियों का प्रतिपादन करने से। वहीं राज्य किसके पर कानून बनाता है? राज्य कानून बनाता है पुलिस प्रशासन पर, कानून व्यवस्था पर। राज्य में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को अपनाना, उनका क्रियान्वयन करना, मतलब उनको लागू करना। जन स्वास्थ्य, लोगों के स्वास्थ्य से, शिक्षा से संबंधित, कृषि, सिंचाई और स्थानीय सरकार से संबंधित कार्य होते हैं। एक महान विभूति, एक महान विभूति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक सामान्य परिवार में 1931 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म होता है। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु क्षमताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इन्हें मिसाइल मैन के नाम से पुकारा जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम 2002 से 7 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे थे और सर्वोच्च प्रतिष्ठित पद रहते हुए भी अच्छी शिक्षा और नई खोज के प्रति अपनी गहरी रुचि के कारण जनमानस विशेषकर युवाओं में बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। सामाजिक कार्यों के प्रति लगाव, समर्पण और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता जैसे गुणों में लाखों लोगों को प्रेरित किया था। उन्होंने भारत के युवाओं को अपने सपनों का साकार करने के, बड़े स्वप्न देखने का, कठोर परिश्रम करने का प्रोत्साहन किया था। डॉक्टर कलाम ने यह दिखाया कि भले ही राष्ट्रपति के रूप में उनकी स्थिति सांकेतिक है, फिर भी असंख्य लोगों के जीवन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मतलब कहते हैं ना कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां थी वो कम थी, लेकिन राष्ट्रपति का व्यक्तित्व मजबूत होना चाहिए। डॉक्टर कलाम ने दिखाया कि राष्ट्रपति के रूप में उनकी स्थिति सांकेतिक है, फिर भी असंख्य लोगों के जीवन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, अब कुछ बात है, देखिए आकाश की ओर देखिए, हम अकेले नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा मित्र है। जो लोग ऊंचे सपने देखते हैं, उसके लिए काम करते हैं, वह सर्वोत्तम सहायता देने के लिए तत्पर रहते हैं। जब अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित निष्ठा रखिए। अब्दुल कलाम जी के वाक्य है, स्वप्न का अर्थ सोते हुए स्वप्न देखना नहीं होता, बल्कि स्वप्न वे है जो आपको सोने ही ना दें। यदि चार बातों को ध्यान रखे, बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए, ज्ञान हासिल रखना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए और सतत प्रयास करना चाहिए, तो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। ये एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं। यदि आप असफल होते हैं तो कभी तो भी हार नहीं माननी चाहिए। FAIL का अर्थ फर्स्ट इम्पैक्ट एंड लर्निंग, यानी सीखने की दिशा में पहला प्रयास है। अतः अंत दैन नहीं करना चाहिए। वास्तव में END का अर्थ है एफर्ट नेवर डाइज, अर्थात प्रयास कभी निरर्थक नहीं होता। यदि आपके उत्तर में ना नो मिलता है तो इसका अर्थ है कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अर्थात अगले अवसर के लिए आप तैयार रहे। मतलब आप अगर असफल हो तो अगले अवसर के लिए तैयार रहे, सकारात्मक सोच बनाते रहें। ये इनके कुछ विचार है। अब है लोकतंत्र। अब सिंपल सी भाषा में आपने देखा होगा कि हमने इससे पहले जनप्रतिनिधियों की बात की थी। विश्व के अधिकांश देशों में शासन प्रणाली की नींव के रूप में किसे अपनाया गया है? लोकतंत्र। देखिए, लोकतंत्र, जनतंत्र, तानाशाह तो मैंने आपको बताया था क्या होता है। एक होता है राजतंत्र। राजतंत्र क्या होता है? राजतंत्र में तो जो देश का शासक है वो राजा होगा, वंश परंपरागत शासन होगा। ठीक है, वंश परंपरागत शासन होगा। एक होता है तानाशाह। तानाशाह में क्या होता है कि जरूरी नहीं है वंश परंपरागत शासन हो, कोई भी एक व्यक्ति जिसके हाथ में सारी शासन की बागडोर, सारी सत्ता है,
वही तानाशाह है। और लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में किसका शासन है? लोगों का शासन है, जनता का शासन है। तो आपने देखा होगा कि इससे पहले जनप्रतिनिधियों की बात की थी। विश्व के अधिकांश देशों में शासन प्रणाली की नींव के रूप में लोकतंत्र को अपनाया गया है। इसका अंग्रेजी भाषा डेमोक्रेसी, हाईलाइट निकाल लीजिए। लोकतंत्र का अंग्रेजी शब्द क्या है? डेमोक्रेसी है, जो ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस, डेमोस का मतलब होता है लोग, और क्रेटोस अर्थात शासन प्रणाली, लोगों की शासन प्रणाली या तंत्र की शक्ति से बना है। अतः डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ हुआ लोक शासन, जनता का शासन, लोगों का शासन, गणतंत्र, ये सब डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र के अर्थ हैं। परंतु क्या सभी लोग एक साथ शासन कर सकते हैं क्या? यह संभव है क्या कि हर कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, हर कोई मुख्यमंत्री बन सकता है कि मैं भी प्रधानमंत्री, मैं भी मुख्यमंत्री, फोकट में बट रहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ऐसा होता है क्या? नहीं। मान लीजिए आपकी कक्षा में किसी समस्या को विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कि आपके प्रिंसिपल के ध्यान में लाना है, उनको बताना है कि जैसे कि आपकी कक्षा में कोई समस्या है अथवा विद्यालय की बुनियादी ढांचे में कोई समस्या है, अथवा संभवतः आप अपने क्षेत्र या फील्ड ट्रिप की किसी तिथि को प्रस्तावित करना चाहते हैं। इस स्थिति में क्या पूरी कक्षा प्रधानाचार्य के पास जाती है क्या? स्पष्ट है, व्यवहारिक जो है नहीं। अगर कोई विशेष ही कार्य होता है, विशेष ही बात होती है, तो ही पूरी कक्षा जाती है, अन्यथा नहीं जाती। बहुत से विद्यालय में पूरी कक्षा मिलकर कक्षा के मॉनिटर या कक्षा के प्रतिनिधि का चयन करती है। यदि कोई मॉनिटर भी नहीं है तो भी विशेष कार्य के लिए एक विशेष प्रतिनिधि का चयन किया जाता है, उस प्रतिनिधि को प्रधानाचार्य के पास भेजा जाता है। मतलब एक विशेष आदमी को, विशेष आपके स्टूडेंट को तैयार किया जाएगा, पूरी क्लास में जो सबसे सही हो, जिसपे विश्वास करते हो सब लोग, ठीक है, सबसे अच्छा हो, जिसपे सब विश्वास करते हो, वो जाएगा और आपके प्रिंसिपल के पास आपकी जो भी समस्या है वो लेके जाएगा। यही सिद्धांत राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर लागू होता है। चुनावों के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों को वोट देकर चयन करती है, जो संबंधित सभा के चयनित सदस्य होते हैं। मतलब संबंधित सभा, संबंधित सभा मतलब क्या होता है? विधानसभा या सांसद, ठीक है। विधान जो प्रत्येक स्तर पर क्या होते हैं? विधायक, या राष्ट्रीय स्तर पर क्या होते हैं? सांसद। प्रत्येक स्तर पर क्या होते हैं? विधायक, और राष्ट्रीय स्तर पर क्या होते हैं? सांसद। प्रत्येक स्तर पर क्या होता है? विधायक, और राष्ट्रीय स्तर पर क्या होते हैं? सांसद। ये सभी, ठीक है, जिनका चुनाव मैंने बताया था कैसे होता है, क्या होता है, ये सभी चयनित सदस्य विधानसभा लोकसभा में कानूनों पर चर्चा करते हैं, समस्याओं और समाधानों पर विचार विमर्श करते हैं, मतभेद की स्थिति में एक दूसरे से संवाद करते हैं, तर्क वितर्क द्वारा समस्या का हल करने का प्रयास करते हैं। किसी भी आधुनिक लोकतंत्र की तरह भारत में जनप्रतिनिधि मतलब वे व्यक्ति जिन्हें लोग चुनकर भेजते हैं, जिन्हें विधायक या सांसद कहते हैं, जनप्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र है। 2024 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लगभग 97 करोड़ मतदाताओं के साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। भारत में कानून के अनुसार जो भी व्यक्ति 18 वर्ष के ऊपर का आयु है, वह वोटर आई डी कार्ड बना के, और नागरिक, वो भी जो भारतीय नागरिक है, वह चुनाव में मतदान कर सकता है। ये ध्यान देखिए, मैंने एक बात बोली है, भारत के नागरिक। आप यहाँ से आप एक चीज क्लियर कर लीजिए, एक तो निवासी, नागरिक, दोनों में बहुत अंतर होता है। देखिए, अगर कोई बाहर का व्यक्ति है, वो किसी भी उद्देश्य से, जैसे स्वास्थ्य शिक्षा या फिर वाणिज्य व्यापार या पर्यटन, किसी भी उद्देश्य से वो भारत में घूम रहा है, भारत में रह रहा है, ठीक है, जैसे 5 सालों के लिए वो भारत में रह रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत का निवासी है इस समय। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वोट करेगा, वो वोट नहीं कर सकता, क्योंकि यह अधिकार सिर्फ किसको दिया गया है? जो भारत में रहने वाले नागरिक है उनको दिया गया है। यह अधिकार सिर्फ किसको है? भारत में रहने वाले नागरिक को। तो अब आपको अगर इसका आंसर लिखना है या कुछ भी लिखना है, उस समय आपको नागरिक शब्द का प्रयोग करना है, ध्यान रखना। अगर वोट से संबंधित आपको करना है कि वह भारत का नागरिक, वह व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु से ऊपर हो चुका है, उसने या फिर उसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, वह चुनाव में मतदान करने का उसे अधिकार प्राप्त है।
मान लीजिए आपकी कक्षा पिकनिक पर जाने की योजना बना रही है और दो संभावित स्थान है, स्थान क, स्थान ख, और दोनों पे जाने के लाभ हानि है, जैसे उनकी दूरी में लगने वाला समय, खर्च, मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता आदि पर कक्षा को विचार विमर्श करना है। इन स्थितियों में सभी के लिए एक निर्णय करना कठिन है। ऐसे में शिक्षक निर्णय लेते हैं कि मतदान की समस्या से समाधान निकाला जा सकता है। क स्थान पर जाने वाले विद्यार्थी अपने हाथ उठाए और उसके बाद विद्यार्थी जो ख स्थान पर जाना चाहते हैं वो अपने हाथ उठाए। जिस विकल्प के लिए सबसे ज्यादा विद्यार्थियों ने हाथ उठाया उस विकल्प पे स्थान को पिकनिक पर जाने के लिए चुन लिया जाता है। यह प्रक्रिया मतदान वोटिंग कहलाती है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, जहां निश्चित करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी की राय ली गई है। देखिए यहाँ से मैं आपको एक इतना बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लियर करवाता हूँ इस छोटे से उदाहरण के तौर पे। देखिए आप लोकतंत्र पढ़ रहे हो, लोकतंत्र में कोई भी विवाद होने पर निर्णय मतदान से ले लिया जाता है। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखिए, यहीं पे आपका एग्जाम्पल, लोकतंत्र की अगर आपको आलोचना लिखनी हो कभी भी, ये छोटी क्लास के नहीं है, बड़ी क्लास के बच्चों के लिए, अगर आपको लोकतंत्र की आलोचना लिखनी है कभी, ठीक है, अगर आपको लोकतंत्र की आलोचना लिखनी है तो एक इन छोटे बच्चों का उदाहरण है, इनसे आप समझ लीजिए। देखिए देखिए क और ख दो स्थान है जहाँ पे विद्यार्थियों को जाना है, और कक्षा में मान लो विद्यार्थी है 20। तो इन्होंने क्या बोला कि मतदान के द्वारा हम सबकी राय तो ले लेते हैं, ठीक है। कई विद्यार्थियों ने वोट दिया है जाने के लिए, कितने, 13, और 6 विद्यार्थियों ने 6 जगह पे जाने के लिए वोट दिया है 7। कहने वोट दिया है कई स्थान पर जाने के लिए वोट दिया है कितने लोगों ने, 13 लोगों ने, और 6 स्थान पर जाने के लिए वोट दिया है 7 लोगों ने। अब लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी यही है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी यही है कि इन 13 विद्यार्थियों की बात को माना जाएगा, ठीक है। और ये जो 7 विद्यार्थी है, इनको इन 13 विद्यार्थियों की बात के अकॉर्डिंग ही इनको कई स्थान पे जाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो 6 विद्यार्थी है जो 6 स्थान पर जाना चाहते हैं, 7 विद्यार्थी जो 6 स्थान पर जाना चाहते हैं, उनको 6 स्थान पर ले जाया जाएगा, ऐसा नहीं है। इनको भी इनके स्थान पर जाना जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक की बात को, लोकतंत्र में कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक की बात को दबाया जाता है, कहीं ना कहीं ये इसका नकारात्मक पहलू है। इसी प्रकार जो वोट है, वोटिंग करते टाइम मान लो 2 प्रत्याशी खड़े हुए हैं वोट करते टाइम, प्रत्याशी ए, प्रत्याशी बी, 2 प्रत्याशी है, ठीक है। अब वोटर है 10,000, उनमें से मान लो 6,000 प्रत्याशी ने ए को वोट दिया है, 3,000 वोटर्स ने बी को वोट दिया है, ठीक है। और इसके अलावा 1,000 वोटर्स है उनको दोनों ही पसंद नहीं है या फिर कोई छोटी क्षेत्रीय पार्टी को वोट दिया है। जीत किसकी हुई, लोकतंत्र के मामले में जीत किसकी हुई, जीत है 6,000 विद्यार्थियों की, सॉरी एक कैंडिडेट की, जिन्होंने 6,000 वोट दिए हैं, उन्होंने एक कैंडिडेट की जीत हुई है, एक कैंडिडेट की जीत हुई है। तो उसने कितने वोट से, 6,000। लेकिन जो 3,000 लोग हैं या फिर 3,000 प्लस 1,000 भी तो इसके पक्ष में नहीं है, ये जो 4,000 लोग हैं, ये 4,000 लोग हैं, इन 4,000 लोगों को इनकी बात माननी पड़ेगी, प्रत्याशी एक की बात माननी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का एक नकारात्मक पहलू है, ठीक है। राय इनसे भी ली गई है लेकिन राय इनकी अकॉर्डिंग राय नहीं मानी गई, तो जो बहुमत है उनकी बात मानी जाती है, तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक की बातों को दबाया जाता है। आधारभूत धरातलीय लोकतंत्र उस तंत्र की ओर इशारा करता है जहां सामान्य नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित व सुनिश्चित किया जाता है, जैसे कि 155 पे 10.4 दिखाए गए पिरामिड का आधार है। इस प्रकार के तंत्र में नागरिक स्वयं को प्रभावित करने वाले निर्णय पर अपनी बात रख सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र की अन्य विशेषताओं का अध्ययन करते हुए हम अगले 2 अध्याय में, अगली कक्षा में इसके बारे में और डीप में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमने क्या क्या सीखा है वो देखिए। सरकार और शासन के बिना कोई भी देश नहीं चल सकता है। सरकार और शासन के बिना कोई भी देश नहीं चल सकता है। आधुनिक सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो एक साथ कार्य करने की आवश्यकता होती है।
भारत सरकार के 3 स्तर पर कार्य करती है, संघ सरकार, राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर। संघ सरकार एक दोनों है, राज्य स्तर पे और स्थानीय स्तर पे। लोकतंत्र इस प्रणाली को पूरी रूपरेखा है, यह राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर चयनित प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है। ये कुछ क्वेश्चन है जिनको आपको खुद को करना है। अब मैंने कुछ वो लिखाया था आपको, जिनके उत्तर मैं आपको करवा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमने बात की थी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मैंने सिंपल सा आपको उदाहरण बताया था। विधायिका में तो क्या होता है, संसद में राज्यसभा लोकसभा दोनों मिलती है, ठीक है, इसके सांसद भी होते हैं। एक बार मैं आपको संसद का और फॉर्मेट समझा देता हूँ। एक बार मैं आपको संसद का और जो विधानमंडल है उसका फॉर्मेट समझा देता हूँ। देखिए, जैसे कोई भी कानून है, कोई भी नियम है, वो कानून कैसे बनता है, कोई भी नियम है वो कानून कैसे बनता है, ये और समझा देता हूँ आपको। देखिए, क्या हुआ है कि आपका जो आप गाड़ी चलाते हो ना बिना हेलमेट के, ठीक है, तो बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हो तो उससे क्या एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे थे। तो सरकार ने सोचा कि नियम बनाया, सबसे पहले तो नियम बनाया कि आपको हेलमेट पहनना अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग उस चीज को मान नहीं रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नियम को पालन करे नहीं करे, नियम का पालन नहीं भी किया जाता। तो आप क्या है, मान नहीं रहे उस चीज को। तो क्या हुआ, सबसे पहले हम देश के स्तर पर बात करते हैं। तो सरकार ने क्या किया कि भैया नियम को क्या कर देते हैं, कानून बना देते हैं, ठीक है। तो नियम को कानून बना देते हैं। तो नियम को कानून बनाने के लिए सरकार ने क्या किया, सबसे पहले जो संसद है, संसद में इसे पारित करवाया। अब यहाँ से संसद में पारित करवाने के लिए संसद के 2 भाग होते हैं, ठीक है। एक तो होती है लोकसभा और एक है राज्यसभा। जो लोकसभा का चुनाव है वो तो आपको पता ही है, प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, मैंने बताया था सांसद, दोनों को ही सांसद बोलते हैं रहने वाले को। लेकिन राज्यसभा का चुनाव है वो अभी जरूरत नहीं है। जो लोकसभा है और राज्यसभा का जो चुनाव है उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये थोड़ा टफ पड़ेगा आपके लिए। अभी इसको क्या छोटी क्लास के लेवल से ही समझाना है। अभी तो आपको क्या ध्यान रखना है कि संसद और राज्यसभा और लोकसभा। अब क्या करना है, इस कानून को बनाना है, इस नियम को कानून बनाना है। तो लोकसभा में सबसे पहले बहस होती है कि पहले ये रखा जाएगा, कहीं पे भी रखा जा सकता है, दोनों दोनों में कहीं पे भी रखा जा सकता है। दोनों में मतलब सबसे पहले दोनों में कहीं भी पारित करवाया जा सकता है। सबसे पहले ये कहा जाएगा कि भैया इसके लिए हमने कुछ नियम बनाए हैं, जैसे कि आपको हेलमेट लगाना अनिवार्य है गाड़ी चलाते समय। अगर आप नहीं लगाते हो अगर आप नहीं लगाते हो तो आपको 2,000 का फाइन भी पड़ना पड़ेगा। अगर आप उसके बाद में आपको नहीं लगाते हो, अगर आप बहस करते हो फिर भी नहीं लगाते हो, तो आपको 1 माह की जेल भी हो सकती है, ठीक है। आपकी गाड़ी भी सीज की जा सकती है, ठीक है। और ज्यादा करोगे तो आपके 2 दंडे भी दर्शाए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी गाड़ी भी बंद की जा सकती है, या आपको गाड़ी चलाने से रोक दिया जा सकता है, या आप अगले 5 साल तक गाड़ी नहीं चलाओगे, कोई भी वाहन नहीं चलाओगे अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया। कठोर कानून बना दिए इसके लिए। अब इन सब बातों के लिए संसद में बहस होती है। कोई बोलता है नहीं 1 माह करो, कोई 2 माह करो, कोई 3 माह करो, कोई बोलता है नहीं 5 साल के नहीं 1 साल के लिए रोको, कोई बोलता है कि फाइन बहुत ज्यादा है, फाइन कम करो, ये करो वो करो, तो ऐसे है, ठीक है। इन सब पे बहस होती है। तो ये एक प्रारूप जो तैयार किया जाता है, पहले बहस होती है, आपस में बातचीत होती है, उसके बाद में इसमें क्या होता है, लोकसभा में राज्यसभा में कहीं भी इसे पेश किया जाता है। पेश करने के बाद में इसको जैसे लोकसभा सदन है उसने इसको पारित कर दिया, ठीक है, उसने इसको पारित कर दिया कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यही राज्यसभा में पारित हो गया। अब इसके भी 3 तरीके हैं पारित के, लेकिन अभी आपको सामान्य करना है कि ये लोकसभा राज्यसभा में पारित हो गया। जब 10th क्लास पढ़ेंगे तो तीनों तरीके पढ़ेंगे कैसे कैसे होता है, ठीक है। अभी तो आपको ये समझना है कि लोकसभा राज्यसभा में पारित हो गया। लोकसभा राज्यसभा में पारित होने के बाद में ये जाता है कहाँ पे, राष्ट्रपति के पास। ये जाता है राष्ट्रपति के पास, ठीक है।
राष्ट्रपति के पास जाता है, भारत के राष्ट्रपति के पास जाता है, भारत के राष्ट्रपति इस पे सिग्नेचर कर देते हैं। ठीक है, ये सिग्नेचर कर दिया विद इनकी सील, मोहर और डेट के साथ ये सिग्नेचर कर दिया। जैसे ही ये सिग्नेचर करते हैं तो यह नियम ट्रांसफर हो जाता है किसमें, कानून में। ठीक है, यह नियम ट्रांसफर हो जाता है कानून में। अब आपको ये ध्यान है कि यह नियम कानून में बन जाता है तो नियम किससे संबंधित है, परिवहन से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, परिवहन से संबंधित है। तो यह नियम सीधा कहाँ जाएगा, यह नियम सीधा जाएगा परिवहन मंत्रालय में। ठीक है, यहाँ से सॉरी यह कानून बन गया, यह कानून जाएगा परिवहन मंत्रालय में। ठीक है, परिवहन मंत्रालय में यह कानून जाएगा। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब आ गया कार्यपालिका का काम। विधायिका ने अपना काम कर दिया। ठीक है, विधायिका ने अपना काम कर दिया। अब ये जा रहा है किसके पास, कार्यपालिका के पास। अब आपको कानून बनना भी सीख के आ गया और आपको इसे कैसे काम करता है ये भी सीख लिया आपने। अब परिवहन मंत्रालय के पास जाएगा, परिवहन मंत्रालय के पास परिवहन मंत्री, सबसे पहले परिवहन मंत्री। ठीक है, परिवहन मंत्री, उसके बाद में जो उसके सचिव हैं वो मतलब जितने भी आईएएस आईएएस है वो सब, उसके बाद जितने भी राज्य उनमें जाएगा ये, इसकी एक एक कॉपी सब राज्य में जाएगी। उसके बाद जितने भी अधिकारी हैं जो पुलिस विभाग से संबंधित अधिकारी है, परिवहन विभाग से संबंधित अधिकारी है, उनके पास जाएगा। ठीक है, अब उनके पास जाके क्या करना है कि आपको इस कानून को लागू करवाना है लोगों के बीच में। नहीं, एक बात बताओ, लोग ऐसे हैं क्या कि कल उनको ध्यान रखना है भैया यार कल संसद में ये नियम कानून बन चुका है, अपन को आज से काम करना है? नहीं, लोगों को बताया जाएगा सबसे पहले, समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, या फिर नोटिस निकाल के बताया जाएगा कि अब अगर आपने ऐसी कोई गलती की है, बिना हेलमेट गाड़ी चलाई है, तो आपको ये नियम है उनका, जो कानून बने हैं उनका पालन करना जरूरी है, अगर नहीं करोगे तो आपको यह सजा मिलेगी। जब लोगों को जागरूक किया जाएगा, फिर लोगों को ये सब जागरूक करना, देखना कि लोग पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये सब काम किसका है, इन विभागों का है। ठीक है, अगर यहाँ से लोग नहीं करते हैं, अगर कोई भी इस बात का उल्लंघन करता है, तो जो परिवहन के अधिकारी हैं ये सब मिलकर क्या करते हैं, उसको इन नियमों के तहत उसको कहाँ ले जाते हैं, उसको ले जाते हैं कोर्ट में, न्यायालय में। ठीक है, न्यायालय में ले जाते हैं, तो न्यायालय में ले जाएंगे इसको, उसके बाद में न्यायालय में ले जाके न्यायालय तय करेगा कि इसको क्या करना है। अब कानून के अकॉर्डिंग ये नहीं है कि कोर्ट की मर्जी बैठ गई, कोर्ट ने कहा कि नहीं इसने कानून तोड़ा है, इसने कानून तोड़ा है तो इसको 5 साल के लिए 10 साल के लिए रोक दिया जाए। नहीं, कोर्ट ये देखते हैं कि किस कारणों से तोड़ा है, 5 साल 2 साल। ठीक है, हमेशा ये रहता है कि 1 से 5 साल तक की आपको रोक लगा दी जाएगी, 1 से 5। तो कोर्ट ने तय किया कि यार इसको 3 साल के लिए वाहन चलाने से रोक दिया जाए क्योंकि इसने हेलमेट नहीं पहना था, और 2,000 तक का फाइन लगा दिया जाए, जेल में रख देते हैं, छोड़ देते हैं। इसने एक बार माफी मांग ली कि पहली बार गलती की है, छोड़ दो कोई बात नहीं, जेल तो नहीं लेकिन आपको 2,000 का फाइन लगा दिया जाएगा, और अगर आप आगे से गलती करोगे तो आपको आपकी गाड़ी भी सीज कर दी जाएगी और आपको 5 साल के लिए गाड़ी चलाने से रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो न्यायालय है, तो न्यायालय का सबसे पहला काम तो आपको पता ही चल गया, न्यायालय का काम पता चल गया आपको सबसे पहले। उसके बाद में न्यायालय का काम पता चल गया, उसके अलावा न्यायालय का ये काम हो रहा है कि जो कार्यपालिका के जो काम है ये ठीक प्रकार से अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, न्यायालय इस पे ध्यान रखता है। ठीक है, न्यायालय इस पे ध्यान रखता है कि ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसका न्यायालय ये भी देखता है कि जो विधायिका ने जो कानून बनाया ना ये ठीक प्रकार से है या नहीं है, विधायिका में जो कानून बनाया है वो ठीक प्रकार से है या नहीं है। ठीक प्रकार से मतलब है कि संसद में मान लो कि लिख रखा है, संसद में कोई भी अधिनियम लिख दिया कि कभी भी नियम तोड़ने पर, वाहन चालक के नियम तोड़ने पर कभी भी किसी के जेल की सजा नहीं होगी, सिर्फ किससे क्या होगा, जेल की सजा नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा, फाइन लगाया जाएगा। तो इन्होंने अगर जेल की सजा लिख दी तो न्यायपालिका कहेगी कि संविधान में तो कहीं पे लिखा हुआ ही नहीं है कि जेल की सजा है, तो आपको इस जो ये कॉन्सेप्ट ना जेल की सजा का, एक माह की जेल की सजा का, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यायालय की बात के अलावा में संसद को, जो संसद है वो इस चीज को हटा देती है। ठीक है, तो ये सब काम है विधायिका के। अभी तो छोटा सा एग्जांपल दिया है, देश में आपको पता है कितने बड़े बड़े नीति नियम कानून बनते हैं, ये तो मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया है, कितने पेचीदा कानून बनते हैं कि उन कानूनों के माध्यम से फिर देश में शासन किया जाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। अब आपको तीनों चीज समझ में आ गई, कैसे तो कानून बनता है और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कैसे इनको करती है।
ठीक है। एक मैं आपको छोटा-सा मैंने आपको पहले बताया था संघ सरकार, राज्य सरकार। अब यही यही नियम अगर कानून अगर राज्य में हो, तो यही नियम कानून अगर राज्य में हो तो एक छोटा-सा और बता देता हूँ मैं। राज्य में क्या होता है भारत में, 2 प्रकार के राज्य। सबसे पहले तो क्या होता है विधानमंडल होता है। जहाँ संसद है ना वहाँ विधानमंडल है। ठीक है। जहाँ संसद है वहाँ विधानमंडल है। विधानमंडल बनता है विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद दोनों में बनता है, दोनों को मिलकर बनाता है। लेकिन अधिकांश राज्यों में क्या है, मात्र विधानसभा है, एक सदन है। ठीक है। ये नहीं है अधिकांश, कुछ 5-6 राज्यों में है, बाकी अब इसको आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके राजस्थान में भी नहीं है और अभी आपको नहीं पढ़ना है इसको। क्योंकि अगर ये हो किसी भी स्टेट में तो फिर वो नियम कानून बनते हैं ना, पीछे वाले जो नियम है उन दोनों के बाद में आपने देखा था कि यहाँ से यहाँ के बाद में यहाँ जाएगा, दोनों में पास होना जरूरी है, वही ये राज्यसभा का ही तरह काम करता है। लेकिन अभी अधिकांश राज्यों में नहीं है, तो एक सदन विधानसभा है, एक अधिकांश राज्यों में तो विधानसभा है। तो उसके बाद में क्या होता है कि कोई भी नियम यहाँ से कानून बनता है, उसके बाद में कानून बनने के बाद में ये कहा जाता है राज्यपाल के पास। ठीक है। और राज्यपाल जब सिग्नेचर कर देता है डेट सहित, तो यही नियम कानून रूप बन जाता है राज्य में। और वो जो कानून है जो केंद्र सरकार ने बनाया है, जो केंद्र का है, वो सभी राज्यों में लागू होता है। अब नेक्स्ट क्लास में समझते हैं।